उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआपुर में एक आदमी रहता था। नाम था रामेश्वर प्रसाद। उम्र कोई 40-45 के आसपास। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में थकान और मन में हजारों सपनों का बोझ। रामेश्वर कभी स्कूल के मास्टर हुआ करते थे, लेकिन सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार और राजनीति की वजह से नौकरी चली गई। घर में बीवी गायत्री और 2 बच्चे, बेटा राजू 14 साल और बेटी प्रीति 10 साल। उनका घर मिट्टी और बांस की झोपड़ी था, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। रसोई में कई बार 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। गायत्री खेतों में मजदूरी करती। रामेश्वर कभी ईंट भट्ठे पर, कभी गांव के अमीर ठाकुर के खेतों में काम कर लेते, लेकिन फिर भी महीने के अंत में पेट खाली ही रहता। राजू को डॉक्टर बनना था, लेकिन स्कूल फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रीति को पढ़ाई से ज्यादा दवा की जरूरत थी। उसे खून की एक गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा था हर महीने उसे रेड ब्लड सेल्स चढ़ानी पड़ेंगी, नहीं तो ज्यादा दिन नहीं बचेगी। यह सुनकर रामेश्वर की दुनिया हिल गई थी। एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब जेब में सिर्फ 10 रुपए हो तो इंसानियत भी बेबस हो जाती है। गांव के बाजार में हर रोज रामेश्वर अपनी छोटी सी दुकान लगाने का सपना देखता, ताकि घर चल सके। लेकिन हर जगह से वही जवाब, गिरवी रखने के लिए जमीन है, जमानतदार है, कर्ज चुकाओगे कैसे। बिना पैसे के इस दुनिया में गरीबों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती। एक दिन राजू ने स्कूल से लौटते हुए पूछा, बाबा मैं भी डॉक्टर बन पाऊंगा ना। रामेश्वर ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तू तो लोगों की जान बचाएगा। लेकिन उसके अंदर का आदमी जानता था कि शायद बेटे के पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रात को गायत्री ने धीरे से कहा, अगर तू शहर चला जाए, कुछ बड़ा काम कर ले, तो शायद प्रीति बच जाए। रामेश्वर ने सिर झुका लिया। शहर जाना मतलब मजदूरी करना, लेकिन मजदूरी से महीने में इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि बेटी का इलाज हो सके। एक शाम जब वह बाजार में खाली जेब घूम रहा था, तभी उसके पुराने दोस्त शमशेर से मुलाकात हुई। शमशेर अब गांव में नहीं रहता था। शहर में उसका बड़ा धंधा था, लेकिन ईमानदार नहीं। वह अंग तस्करी, अवैध खून बेचने और गैरकानूनी क्लिनिकों से जुड़ा था। रामेश्वर, उसने पुराने दोस्त को गले लगाया, तू तो पूरी तरह टूट गया दिख रहा है। रामेश्वर ने सब कुछ बता दिया, बेटी की बीमारी, गरीबी, बेबसी। शमशेर ने सिगरेट जलाते हुए कहा, एक रास्ता है, खून का सौदा। मतलब ये कि शहर में कुछ लोग हैं जिन्हें ताजा खून चाहिए ब्लैक मार्केट में, अस्पतालों से सस्ता और तुरंत। तू गरीब है, तेरा खून बिकेगा, एक यूनिट का 10,000 तक मिल सकता है। रामेश्वर का दिल धड़क उठा। यह अपराध था, पर बेटी की जान अपराध से बड़ी थी। 2 दिन बाद शमशेर उसे शहर के एक अंधेरे क्लिनिक में ले गया। सफेद कोट पहने डॉक्टर ने सिर्फ इतना पूछा, कितना खून देना है। रामेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब सुई ने उसके शरीर में रास्ता बनाया, उसने सोचा, ये मेरे शरीर का खून नहीं, मेरी बेटी की सांसें हैं। उसे पहली बार 8,000 रुपए मिले। इतने पैसे उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसी रात प्रीति को खून चढ़ाया गया। उसकी आंखों में चमक लौटी, लेकिन हर दवा की तरह इस पैसे की भी आदत लग जाती है। कुछ ही हफ्तों में फिर से पैसे खत्म हो गए। अब खून बेचना ही रास्ता था। महीने में 2 बार, फिर 3 बार। उसका शरीर कमजोर होता गया, कभी चक्कर आते, कभी बुखार। गायत्री ने कहा, तू खुद को मार रहा है रामेश्वर। अगर मैं नहीं मरूंगा तो हमारी बेटी मर जाएगी, उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। धीरे धीरे शमशेर ने उसे और भी गहरे धंधे में धकेल दिया। अब वह सिर्फ अपना खून नहीं बेचता था, बल्कि और गरीबों को भी लाकर खून बिकवाता। हर डील में उसका कमीशन तय होता। शुरुआत में उसे अपराध बुरा लगता था, लेकिन जब पैसे से बेटी मुस्कुराने लगी और घर में चूल्हा जलने लगा, तो उसका जमीर भी चुप हो गया। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में रामेश्वर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ एक गरीब बाप नहीं था जो अपनी बेटी के इलाज के लिए जूझ रहा हो, वह अब खून का दलाल कहलाने लगा था। शमशेर के नेटवर्क में अब वह एक भरोसेमंद आदमी था। गांवों से गरीब और मजबूर लोगों को समझाना, उन्हें शहर लाना और क्लिनिक तक पहुंचाना, यही उसका काम बन गया। हर व्यक्ति से मिलने वाले पैसे में उसे हिस्सा मिलता। वह जानता था यह गलत है, लेकिन हर महीने प्रीति की दवाइयां और खून चढ़ाने का खर्च थोपन रह 0 तक पहुंच चुका था।
इतना पैसा किसी और काम से कमाना नामुमकिन था। शहर की क्राइम ब्रांच को पिछले कुछ महीनों से खबर मिल रही थी कि ब्लड बैंक और अस्पतालों में कुछ गड़बड़ चल रही है। कई जगह बिना रिकॉर्ड के खून पहुंच रहा था और कुछ मरीजों को दूषित खून छड़ने से जान भी गंवानी पड़ी थी। इंस्पेक्टर विवेक सिंह को इस गिरोह का पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई। यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, विवेक ने कहा। इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है और हमें उसकी जड़ तक पहुंचना है। विवेक और उनकी टीम ने कई नकली मरीजों को क्लिनिकों में भेजा और जल्द ही शमशेर का नाम सामने आ गया। लेकिन शमशेर चालाक था। वह कभी खुद सामने नहीं आता था। वह हमेशा अपने नीचे के लोगों से ही काम करवाता और उनमें सबसे सक्रिय नाम था रामेश्वर। उधर घर में हालात फिर बिगड़ने लगे। प्रीति की बीमारी अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ खून नहीं, ऑपरेशन जरूरी है। करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। रामेश्वर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 लाख, उसने बुदबुदाया। यह रकम उसके लिए असंभव थी। उस रात वह देर तक जागता रहा। बाहर अंधेरी रात थी, पर उसके मन में उससे भी गहरी अंधकार फैला था। अगर मैं और बड़ा कदम नहीं उठाऊं तो प्रीति मर जाएगी, उसने खुद से कहा। कुछ ही दिनों बाद शमशेर ने उसे एक नया ऑफर दिया। रामेश्वर, अब सिर्फ खून का धंधा छोड़। अब हम अंगों का सौदा शुरू करने वाले हैं। गुर्दा, लीवर, जो चाहिए हम दिला सकते हैं। एक सौदा ही 2 लाख तक पहुंच सकता है। रामेश्वर सन्न रह गया। ये तो हत्या के बराबर है। हत्या नहीं, जो लोग अपना अंग बेचना चाहते हैं वे खुद बेचेंगे। तू सिर्फ लाने में मदद करेगा। रामेश्वर के मन में भूचाल आ गया, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने प्रीति का चेहरा आया, पीली, कमजोर और सांसों के लिए जूझती हुई। उसका दिल टूट गया। मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा। पहला सौदा गांव के ही एक गरीब आदमी के साथ हुआ। उसका नाम था भोला। भोला के पास कोई काम नहीं था। बीवी बीमार थी और बच्चे भूखे। उसने खुद कहा, अगर गुर्दा बेचकर मेरे बच्चे खा लेंगे तो इसमें बुराई क्या है। रामेश्वर उसे शहर ले गया। सौदा तय हुआ। हथी 1,80,000। भोला को 50,000 मिले और बाकी रकम गिरोह में बौंट गई। रामेश्वर का हिस्सा 30,000। पैसे हाथ में आते ही वह सीधे अस्पताल भागा। प्रीति का ऑपरेशन तय हुआ। गायत्री ने उसकी आंखों में आंसू देखे। कहां से लाया इतने पैसे? बस कुछ काम कर लिया। उसने सच छिपा लिया। अब अपराध उसके लिए कोई गुनाह नहीं बल्कि जरूरत बन चुका था। हर नया सौदा उसे और गहरे खींचता गया। उसने 2, 3, फिर 5 सौदे करवाए। हर बार प्रीति की हालत सुधरती गई और हर बार उसका जमीर थोड़ा और मरता गया। पर जमीर चाहे जितना भी मर जाए, किस्मत कभी नहीं मरती। पुलिस को अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां मिलने लगी थीं और हर जगह एक नाम बार बार सामने आने लगा, रामेश्वर। इंस्पेक्टर विवेक ने तय किया कि अब जाल बिछाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने एक अंडरकवर एजेंट को गुर्दा बेचने वाले गरीब आदमी के रूप में गिरोह तक पहुंचाया। कुछ ही दिनों में एजेंट की मुलाकात शमशेर और फिर रामेश्वर से हुई। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया, बातचीत, सौदे की रकम, लोकेशन। विवेक ने कहा, अब बस सही वक्त का इंतजार है। एक बार सौदा तय होते ही हम इन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे। इस बीच रामेश्वर के अंदर का पिता और अपराधी दोनों लड़ने लगे। रात को जब वह सो नहीं पाता तब वह खुद से पूछता, क्या मैं वही आदमी हूँ जिसने कभी बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था? क्या मैं अब अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे को पिता से दूर कर रहा हूँ? लेकिन फिर प्रीति की सांसों की आवाज उसके दिल में गूंजती, अगर मैंने यह नहीं किया तो मेरी बेटी मर जाएगी। यह सोचकर वह अपने गुनाहों को सही ठहराने लगता। अब तक रामेश्वर और शमशेर कई छोटे मोटे सौदे कर चुके थे, लेकिन इस बार मामला बड़ा था। एक अमीर विदेशी मरीज को तुरंत गुर्दा चाहिए था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। कुल रकम तय हुई, 5 लाख। इसमें से रामेश्वर का हिस्सा 1 लाख तय हुआ। यह रकम उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थी। इतनी बड़ी राशि से वह बेटी का इलाज भी कर सकता था, बेटे की पढ़ाई भी, और शायद एक छोटा सा दुकान भी खोल सकता था। लेकिन किस्मत की चाल कुछ और थी। उसी सौदे पर पुलिस की निगाहें भी टिकी थीं। इंस्पेक्टर विवेक ने तय कर लिया था कि अब इसी सौदे में पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया जाएगा। रात के करीब 11 बजे शहर के एक पुराने गोदाम में सौदे का समय तय था। रामेश्वर वहां पहले से मौजूद था। उसके साथ 2 और लोग थे, एक वो डोनर और दूसरा शमशेर। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ कुछ मध्यम बल्बों की रोशनी। सब तैयार है?
शमशेर ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, रामेश्वर ने जवाब दिया। बस डॉक्टर आने ही वाले हैं। उसी वक्त गोदाम के बाहर कई गाड़ियों की लाइटें चमकी। अंदर किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही मिनटों में धड़ाम से दरवाजा टूटा और अंदर घुस आए पुलिस वाले। हाथ ऊपर करो, क्राइम ब्रांच। चारों ओर हथियार तने हुए थे। शमशेर ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक सिपाही ने उसे धर दबोचा। रामेश्वर वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। इंस्पेक्टर विवेक ने उसके पास आकर कहा, बहुत खून बहा चुके हो, अब वक्त है इसका हिसाब देने का। रामेश्वर कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता था, और इसके लिए तुमने दूसरे बापों की आंखों से उनके बच्चों को छीन लिया। विवेक की आवाज सख्त थी। मैं अपराधी नहीं हूं, मैं सिर्फ पिता हूं। हर अपराधी यही कहता है, विवेक ने ठंडे स्वर में कहा, और हथकड़ी उसकी कलाई में डाल दी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थीं। खून का सौदा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। स्कूली शिक्षक से बना अपराधी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि वही रामेश्वर, जिसने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था, आज अंग माफिया बन गया। जेल की सलाखों के पीछे रामेश्वर की आंखों से आंसू नहीं रुकते। हर पल उसे सिर्फ एक चेहरा दिखता, प्रीति का। पता नहीं अब उसका क्या होगा। कुछ दिनों बाद गायत्री मिलने आई। प्रीति अब भी अस्पताल में है, उसने रोते हुए कहा। डॉक्टर कह रहे हैं बिना और पैसे के इलाज पूरा नहीं होगा। रामेश्वर ने हथकड़ी में बंधे हाथों से दीवार पकड़ ली। मैंने सब कुछ किया, हर गुनाह किया, फिर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। कुछ दिन बाद राजू मिलने आया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में नफरत थी। तू मेरा हीरो था बाबा, और तू चोर निकला। रामेश्वर के सीने में किसी ने चाकू घोंप दिया हो जैसे। बेटा, मैंने तेरे और तेरी बहन के लिए सब कुछ किया। झूठ। अगर तेरे अंदर सचमुच हमसे प्यार होता तो तू हमें शर्मिंदा नहीं करता। आज स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो, अंक चोर का बेटा आ गया। राजू रोते हुए वहां से चला गया। रामेश्वर की आंखों में अब न आंसू थे, न आवाज, बस एक गहरी खामोशी। 6 महीने तक केस चला। दर्जनों गवाह, सबूत और गुप्त रिकॉर्ड सामने आए। अदालत ने फैसला सुनाया, अपराध गंभीर है। दोषी रामेश्वर प्रसाद को 7 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। रामेश्वर ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ एक बात कही, सजा मुझे नहीं, मेरी मजबूरी को मिली है। साल बीतते गए। जेल में उसने कई बार आत्महत्या का सोचा, लेकिन हर बार प्रीति का चेहरा याद आ जाता। एक दिन उसे खबर मिली, प्रीति नहीं रही। वह जोर से नहीं रोया, बस धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया और दीवार से टिक गया। मैंने अपने शरीर का खून बेचा, दूसरों का अंग बेचा, खुद को बेचा, पर अपनी बेटी को नहीं बचा सका। उस पल उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा अपराध अदालत नहीं, बल्कि ज़मीर सजा देता है, जो हर दिन हर सांस में उसे जलाता है।